तो आज फिर चल दिया मैं घर से दूर, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ परखे, एक नई उम्मीद की खोज में, अपनी खूबियों को जानने और अपनी गलतियों को मानने, एक बार फिर खुद की तलाश में। मंजिल तो मुझे पता नहीं, पर वक्त को किसने रोका है। मैं जो भी देखूं वो कुदरत है या बस एक धोखा है। इस सफ़र में मैंने एक गुरु को जाना, एक युद्ध कला को शरीर और अपनी आत्मा से माना। तो आइए मिलकर जानते हैं एक ऐसी कला के बारे में जो जननी है हर युद्ध कला की। कलरी पाएटू। हेलो। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो कलरी पाएटू की वीडियो देखने आए थे, ये कहाँ से आ गया। तो ये पूरी वीडियो, ये डॉक्यूमेंट्री मेरा ही एक्सपीरियंस है, और जो भी मैंने वहाँ पे फ़ील किया और जो भी मैंने कलरी पाएटू सीखा, ये उसके बारे में वीडियो रहेगी। तो अपना एक्सपीरियंस यार, ना कलरी पाएटू मेरे सीखने का भी मन था और ना ही मैंने इसके बारे में कभी सुना था। मेरा नाम वैसे शिव वाजरी है और मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा गांव है धर्मपुर, और मैं यहाँ पे एज अ फिल्म मेकर काम करता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट्री, फिल्म्स, एडवर्टाइजमेंट में काम करता हूँ और साथ साथ में मैं रैपिंग भी करता हूँ और म्यूज़िक वीडियो बनाता हूँ। तो 1 साल पहले मैंने देखा, मतलब अपनी म्यूज़िक वीडियो में देखा कि यार मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा फैटी लगता हूँ, कि मैं जब भी एक्ट करता था, ये वीडियोस देखता था, यार अच्छा फील नहीं आ रहा। मतलब मेरे को अंदर से ही ऐसा लगता था कि यार कुछ तो कमी है। लाइक एक मेरी फिज़ीक अच्छी होनी चाहिए। लाइक अभी मैं ऐसे बैठा हूँ, लाइक आई हैव ए कॉन्फिडेंस कि हाँ यार आराम से बैठ सकता हूँ, कैमरे के सामने फेस कर सकता हूँ। उस टाइम पे मेरे अंदर यार वो मोटापे की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लो था। तो क्या हुआ कि मैंने पहले तो रिसर्च किया कि फ़ैट कम कैसे करते हैं। आई स्टार्ट जिम करने के बाद मैंने जाता था, ऑन एंड ऑफ ऐसे चल रहा था, पर फिर मैं रेगुलर हुआ और मैंने डाइट पे कंट्रोल की। जिम से मेरे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और तब ना मैंने मोटिवेशनल वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया कि हाँ लाइक कितना क्या कैसे होता है, और वर्कआउट करते हैं, कैलिस्थेनिक के बारे में पता चला। तो वैसे ही करते करते मैं मार्शल आर्ट की वीडियोस देखने लग गया, मूवीज़ देखने लग गया। तब मेरे को इंस्पिरेशन मिली कि, और मेरे को पता लगा कि कलरी पाएटू एक ऐसा मार्शल आर्ट है जो वर्ल्ड का, मतलब सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है। तो मैंने इस पर रिसर्च किया और बहुत से स्कूल देखे, और फिर मैंने उन सब स्कूलों को अप्रोच किया कि मैं ऐसे एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, कि आप मेरे को अलाउ करेंगे या नहीं। तो बहुत से स्कूलों ने तो मना ही कर दिया कि लाइक इस वीडियो को नहीं दिखाना चाहते। बहुत से लोगों के साथ लैंग्वेज बैरियर होने के कारण मैं बात ही नहीं कर पाया। तो फिर आत्मा कलरी, जो मेरा स्कूल है जहाँ से मैंने 2.5 मंथ का कोर्स किया, तो उनसे मैंने बात की हल्की फुल्की। उनको मतलब मलयालम में ही ज़्यादा बात करते हैं, बाकी उनकी जैसे कैसे समझ ली, मेरे से बात हो गई, और बस मैं गया वहाँ पे, और मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे क्या क्या मैंने जाना, मैंने क्या क्या सीखा, इस पूरी वीडियो में आप वही जानेंगे और वही सीखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, मतलब वो हिस्ट्री क्या क्या रही, उन्हें कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। चलिए मैं आपको पहले हिस्ट्री बताता हूँ। कहा जाता है कि शिव ने परशुराम को कलरी पाएटू की कला सिखाई थी, जो सृष्टि के सबसे उच्च भगवान है। कहा जाता है कि राजा दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव की बचपन से ही भक्त थी। सती अपने ज़्यादातर समय शिव की आराधना में व्यतीत करती थी। सती ने प्रण लिया था कि वह बड़े होकर भगवान शिव से ही विवाह करेंगी, पर राजा दक्ष को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने एक स्वयंवर किया। सती ने देखा कि सब राजा और देवता वहाँ हैं पर शिव नहीं, तो उन्होंने एक हार लेकर हवा में उछाल दिया और भगवान शिव से उस हार को ग्रहण करने की प्रार्थना की। तभी सती और भगवान शिव का विवाह हुआ। फिर एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, पर भगवान शिव और सती को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब सती को ये बात पता चली तो वह नंदी के साथ अपने पिता से मिलने गई। वहाँ जाकर राजा दक्ष ने सती और भगवान शिव का अनादर करना शुरू कर दिया।
सती से अपने पति का अनादर सहन नहीं हुआ और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपनी जान दे दी। भगवान शिव को जब यह बात पता चली, वह अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उनके एक अवतार वीरभद्र की उत्पत्ति हुई और वीरभद्र को आदेश दिया कि वहाँ जाकर राजा दक्ष और उनकी सेना का विनाश कर दिया जाए और इसी युद्ध से यह युद्ध कला उत्पन्न हुई। बाद में परशुराम ने अपने 21 शिष्यों को कलरीपयट्टू की कला सिखाई और फिर केरला में आसपास 108 कलरी विद्यालय खोले। आज के वक्त में हम कुंग फू, कराटे और अन्य युद्ध कला जो भी हम जानते हैं, उन सब की जननी कलरीपयट्टू ही है। इससे जुड़ी एक और कहानी है। कहा जाता है कि पल्लव राज्य दक्षिण भारत के एक राजा बोधिधर्मन, जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपना राजपाट छोड़कर एक बौद्ध भिक्षु बनने की राह पर चल दिए। उन्हें बचपन में सांस लेने की तकलीफ होने के कारण उन्होंने योगा और युद्ध कला सीखी और उसमें वह निपुण भी हो गए, पर इसमें उनकी रुचि ना होने के कारण उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और साधु बन गए। उनका नाम पहले बोधितारा था, फिर उन्होंने नाम बदल के बोधिधर्मन कर लिया। वो 22 साल की उम्र में गुरु से ज्ञान लेकर उसका प्रचार करने लग गए। इस प्रचार को करते हुए बोधिधर्मन चीन के एक गांव नोनजिम पहुँचे। उस समय वहाँ एक महामारी फैली हुई थी। उन्होंने अपने आयुर्वेदिक और कलरी चिकित्सा के ज्ञान से वहाँ के लोगों का उपचार किया और वहीं पर रहने लग गए। एक बार गांव पर डाकुओं ने हमला किया तो अकेले ही बोधिधर्मन ने अपनी कलरी विद्या से सभी गांव वालों को डाकुओं से बचा लिया। वहाँ के सब गांववासी उनसे और उनके ज्ञान से बहुत ही प्रभावित हुए। तब से गांव के लोगों ने भी ये कला सीखना शुरू किया। आज ये कला चीन में कुंग फू और जापान में कराटे के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे बहुत ही गर्व है कि मैं एक ऐसी कला का अभ्यास करता हूँ जो दुनिया की सबसे पुरानी कला है। तो वैसे बस मैंने अपना मन बना लिया कि मैं केरला जाऊँगा और मैंने यहाँ से ट्रेन की बुक टिकट्स वगैरह की। मैंने पहले दिल्ली गया, वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स के पास रहा और वहाँ पे कुछ टाइम बिताया। मेरी ट्रेन थी, फिर मैं ट्रेन लेके केरला पहुँचा। केरला जब मैं फ़र्स्ट टाइम पहुँचा तो वहाँ पे वो मतलब जब वो लोग वार्म अप कर रहे थे तब मैं उन्हें देख रहा था। तो मैं देख देख के हैरान हो जाता था कि यार कैसे कर रहे हैं लोग। और फिर मुझे धीरे धीरे स्टार्टिंग में मेरे को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई कि लोग कैसे करते हैं, इतना बॉडी की मूवमेंट्स कैसे करते हैं। बट जब आप जाते हो ना तो आपको मतलब पहले वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल लेके आते हैं। तो आप बेसिक से धीरे धीरे तो मैं आपको कुछ पार्ट्स के बारे में बताता हूँ। जैसे कि लाइक स्टार्टिंग में वार्म अप होता है, फिर मय तारी, गोल तारी, अंग तारी, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। मय तारी, जिसे मयपायटू भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत करने के लिए पान के पत्ते पर सुपारी रखकर गुरु को दक्षिणा दी जाती है। फिर गुरु के सानिध्य में ये कला सीखी जाती है। मयपायटू कलरी प्रशिक्षण करने वाले लोग के लिए कलरी की नींव है। इसमें बिना किसी हथियार के प्रशिक्षण किया जाता है। इसमें हम अपने शरीर के हर एक अंग को ट्रेन करते हैं। इसमें वार्म अप, कलरी वंदनम, लेग्स किक्स, नीरकाल, कोनकाल इत्यादि का प्रशिक्षण किया जाता है। मयपायटू एक नृत्य कला की तरह है। ये आपकी बॉडी को एक फ्लूइड और स्ट्रॉन्ग बनाने में सहायता करता है। इसका हर दिन प्रशिक्षण करने से हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और बॉडी में बैलेंस सही हो जाता है। वडीपू यानी एनिमल पोस्चर भी इसी का एक हिस्सा है। वडीवू जानवरों से प्रेरित होकर और जानवरों की युद्ध शैली से बना है। वैसे तो इसमें विभिन्न जानवरों की कला हम सीखते हैं,
पर कुछ विशेष के बारे में हम बात करेंगे। गजावड़िवु, जिसे एलिफेंट पोज भी कहा जाता है, सुमो रेसलिंग करने वाले लोग इससे प्रेरित हैं। ये हमारे बॉटम एरिया को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। अश्ववड़िवु यानी हॉर्स पोज, घोड़ा अपने शरीर की शक्ति केंद्र में केंद्रित कर सकता है और कूदने और तेजी से दौड़ने में सक्षम है। हम इसे टांगों की फ्लेक्सिबिलिटी और जंपिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। सिम्हावड़िवु यानी लॉयन पोज, ये एक अटैकिंग पोज है। सर्पवड़िवु यानी स्नेक पोज, सांप हमेशा खड़ा होकर दुश्मन पर हमला करता है, लेकिन पूंछ हमेशा ज़मीन पर टिकी रहती है। ये पोज शरीर को किसी भी दिशा में मोड़ने और अटैक करने में मदद करता है और खाना पचाने के लिए भी ये पोज कारगर है। मरजारवड़िवु यानी कैट पोज, ये साधना से जुड़ा हुआ एक पोज है। कहा जाता है कि ये पोज मूलाधार चक्र को खोलने में उपयोग किया जाता है। मत्स्यवड़िवु यानी फिश पोज, जैसे योगा में शव आसन शरीर को आराम देता है, वैसे ही मत्स्यवड़िवु शरीर को आराम देने का एक पोज है। कुक्कुड़वड़िवु यानी रूस्टर पोज, जब एक मुर्गा हमला करता है तो वह अपने शरीर के सभी अंगों का उपयोग करता है। एक पैर उठाता है, अपने पंख और गर्दन को हिलाता है और दुश्मन पर नज़र रखता है, फिर हमला करता है। तो वैसे ही कुक्कुड़वड़िवु में हम अटैकिंग पोजीशन सीखते हैं। मयूरवड़िवु यानी पीकॉक पोज, जब मोर अपने दुश्मन पर हमला करता है तो वह अपने पंख फैलाता है, गर्दन उठाता है और एक पैर पर लगातार नाचता है और कूदता है और उड़कर हमला करता है। तो वैसे ही ये भी एक अटैकिंग पोज है। वराहवड़िवु यानी बोर पोज, जैसे एक जंगली शुअर इंसान को अपने सिर से उठाकर फेंकता है, वैसे ही ये भी एक अटैकिंग पोज है। इन सभी पोज को करने के बाद हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी और इन सभी जानवरों की युद्ध शैली की शक्ति महसूस होती है। कोलधारी, कलरी का दूसरा भाग है कोलधारी, जिसका अर्थ है लकड़ी के डंडे के साथ अभ्यास करना। कोल यानी छड़ी, धारी यानी अभ्यास। इस अभ्यास को करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है। एक दूसरे को तारी से निर्देश दिया जाता है। सामान्य तौर पर ये गुरु और शिष्य करते हैं, पर कभी कभी गुरु ना हो तो सीनियर के साथ ये अभ्यास किया जाता है। इसका अभ्यास करने से हमारे हाथ, कलाई, बाजू और कंधों को मजबूत किया जाता है। वैसे तो ये पूरे शरीर को मजबूत बनाता है, पर ज़्यादा उपयोग इन्हीं अंगों का होता है। ये हमें हथियार से लड़ने सीखने का पहला भाग है। इसका रोज़ अभ्यास करने से हमारा शरीर और लकड़ी का हथियार एक अंग बन जाता है। अंगतारी, कलरी का तीसरा भाग है अंगतारी। एक तेज और घातक हथियार का उपयोग कैसे करते हैं, इसमें हम यही सीखते हैं। ये कला आपको सीखने को तभी मिल सकती है जब गुरु को लगे कि आप उसके योग्य हैं। कुछ लोग इसे जल्दी भी सीख सकते हैं और कुछ लोगों को ये करने में सालों भी लग जाते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतने कम समय में ये सीखने का मौका मिला। धनुर्वेद में अंगधारी के 3 प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1, मुक्तम हथियार। मुक्तम हथियार वो हथियार हैं जो आपके हाथों से जुड़े हुए हैं, जैसे तलवार, गदा इत्यादि। नंबर 2, अमुक्तम हथियार। अमुक्तम हथियार वो हथियार हैं जो आपके हाथों से ना जुड़े हों, जैसे धनुष, गुलेल इत्यादि। नंबर 3, यंत्र मुक्तम हथियार। यंत्र मुक्तम हथियार वो हथियार हैं जो मशीन के माध्यम से उपयोग होने वाले हथियार हैं, जैसे तोफ
इत्यादि। अग्नि पुराण में भी इसका वर्णन है। अंगतारी, लोभी, लालची और मूर्ख व्यक्तियों को कभी नहीं सिखाया जाता और सिर्फ गुरु ही हैं जो ये अभ्यास आपको सिखाते हैं। फायर शो के लिए तैयारी कर रहे हैं सारे के सारे, और भाइयों ने जितने भी हैं, रंजीत, बबिन, प्रदीप, इन्होंने पूरा का पूरा दिन मेहनत करके इसको तैयार किया, और स्पेशल थैंक टू दीज गाइज। और अभी आसन और सारे के सारे मिलके यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सो ये बहुत ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस रहेगा मेरा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में ये चीज़ देख रहा हूँ। तो यहाँ पे फायर प्रिपरेशन हो रही है, और बस उसके बाद हम यहाँ पे फायर शूट स्टार्ट करेंगे। चश्मे मैंने कोई फैशन के लिए नहीं पहन रखे हैं, अपनी आँख को बचाने के लिए पहन रखे हैं, ठीक है। और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट होता है ये करना। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम हासरी, और आज मैं अपने गुरु के साथ हूँ, और मैंने यहाँ पे बहुत टाइम दिया और मैंने यहाँ पे कलरी सीखी। तो अब मेरे गुरु आपको कुछ अपने बारे में और इस कलरी कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में कुछ आपको बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम विपिन दास है। मैं कलरी पाइटू सिखाने वाला प्रशिक्षक हूँ। मेरा प्रधान गुरुकुल केरला के चमलश्री में है, जहाँ मैं पला बड़ा हूँ। हमारे कलरी का नाम है आत्मा कलरी। मेरे दादा परदादा करली पाइटू और कलरी चिकित्सा करते थे, और उसी परंपरा को पालन मैं कर रहा हूँ। काफ़ी ज्ञान गुम हो चुका है, लेकिन जो अभी बाकी है उसको जीवित रखने की कोशिश मेरी है। अब हम जानेंगे कि कलरी पाइटू का जो यहाँ पे पिट रहता है वो ज़मीन से नीचे क्यों रहता है, और बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारे को नहीं पता होती, क्योंकि कोई है ही नहीं जो कलरी पाइटू के बारे में हमारे को बता सके। तो हमारे उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। एक कलरी निर्माण करने के लिए जरूरी मापदंड के बारे में बताऊंगा। कलरी बनाने के लिए वास्तुशास्त्र का पालन जरूरी है। कलरी 3 तरह के होते हैं: उत्तम कलरी, मध्यम कलरी और अधमा कलरी। मध्यम और अधमा कलरी जो हैं वो तत्कालिक कलरी हैं। यह अस्थायी प्रशिक्षण है जो स्टेज शो या कंपटीशन के लिए किया जाता है। उत्तम कलरी एक पूर्ण रूप का कलरी है। इस कलरी की विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा। इस तरह की कलरी में देवताओं की प्रतिष्ठा, आचरण, संकल्प और साधना की जाती है। 32 बाई 64 फुट का कलरी प्रशिक्षण मैदान होता है। अब हम जानेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट कलरी पाइटू। ये कलरी के अंदर कितने टाइप की कलरी होती है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम कैसे उसको स्टार्ट करते हैं, और हम फिर क्या क्या सीखते हैं आगे जाके। कलरी पाइटू की कितनी अलग अलग टाइप के प्रकार हैं, जिसमें प्रेशर पॉइंट के बारे में हमारे को नॉलेज मिलेगा, और सारी की सारी बातें हम हमारे गुरु जी हमारे को बताएंगे। कलरी सीखने में 4 लेवल होते हैं। इसका पहला लेवल है महतारी। इसमें शरीर को एक
योद्धा बनने का विषय सिखाया जाता है। इसको मय पाइटू भी बोलते हैं। मय का मतलब शरीर है, पाइटू का मतलब प्रशिक्षण मैदान होता है। दूसरा लेवल है कोलधारी, जो मय पाइटू सीखने के बाद सिखाया जाता है। कोलधारी का मतलब है लकड़ी के हथियार के साथ प्रशिक्षण करना। मानसिक और शारीरिक नियंत्रण पाने के बाद एक भारी वस्तु को अपने से जोड़कर एक अंग बनाने का तरीका है। कोलधारी के बाद अंगधारी सिखाया जाता है। इसमें नुकीले हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाता है। अंगधारी सीखने के बाद विद्यार्थी की सोच एक योद्धा जैसी परिवर्तन हो जाती है। अंगधारी के बाद बरुम कलई आता है, जिसमें बिना हथियार के एक योद्धा दुश्मन का सामना कर सके। इसमें अपना बचाव करना भी सिखाया जाता है। वरुम कलई में मरमा बिंदु और चिकित्सा का तरीका भी एक विद्यार्थी सीख सकता है। अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी युद्ध कला है जिसकी खुद की चिकित्सा उपचार प्रणाली है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही जवाब होगा, वो है कलरी पाइटू। कलरी में की जाने वाली मालिश ना सिर्फ आपके दर्द को कम करती है, साथ में ये आपके शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी और इम्यूनिटी भी प्रदान करती है। कलरी चिकित्सा वैसे तो बहुत प्रकार की है, पर कुछ विशेष के बारे में मैं आपको बताता हूँ। चवट्टी उजिचिल, जिसे फुट मसाज भी कहते हैं, इसमें आयुर्वेदिक तेल की मालिश पैरों से की जाती है। ये आपके फैट लॉस, फ्लेक्सिबिलिटी, इम्यूनिटी और पेन को कम करने के लिए की जाती है। कीची, जिसे पोटली मसाज भी कहते हैं, और कयूजिचिल, जिसे हैंड मसाज भी कहते हैं। इसमें विभिन्न जड़ी बूटियों की एक पोटली बनाकर दर्द वाली जगह पर तेल लगाया जाता है और साथ में हाथों से मालिश की जाती है। इन दोनों मालिश से आपके खून का बहाव सही हो जाता है और दर्द वाली जगह पर गर्म होने के कारण दर्द बहुत ही कम दिनों में चला जाता है। आयुर्वेदिक स्टीम, आयुर्वेदिक स्टीम में हम एक स्टीम के कक्ष में बैठ जाते हैं। इस स्टीम को लेने के बाद हमारे वता और कफ में संतुलन होता है, चोट से आने वाली सूजन को कम करता है, पाचन में सुधार करता है और भी आयुर्वेदिक स्टीम के बहुत से फायदे हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे मसल में बहुत ही स्टिफ होने के कारण मुझे हमेशा ही कमर में दर्द होता था, पर कलरी चिकित्सा के बाद ये दर्द कहाँ गुम हो गया मुझे पता ही नहीं चला। अब हम जानेंगे कि हमारे लाइफ के अंदर इन चीज़ों को, इन प्रैक्टिसेस को करने के बाद क्या उनकी लाइफ के अंदर इम्पैक्ट हुआ और क्या क्या उनकी फीलिंग्स रही इससे रिलेटेड, तो हम जानेंगे। मेरे कलरी के अनुभव के बारे में बताना है तो कलरी ही मेरा जीवन है। उसके बिना मैं शायद कुछ नहीं हूँ। कलरी मेरे जीवन का हिस्सा कैसे बन गया वो मुझे पता नहीं चला, लेकिन मेरे पढ़ाई से पहले और उसके बाद भी मैं कलरी अभ्यास कर रहा हूँ। मैं कलरी को मेरे जीवन से हटाऊँ तो ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। जो भी मिला है वो कलरी का दिया है, इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ।
सो मैं बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने पूरी की पूरी वीडियो देखी और मेरा एक्सपीरियंस को जाना, जो मैंने वहाँ पे फ़ील किया और आपने सारा देखा। और प्लीज़ यार, मतलब आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ और भी लोग तक, प्लीज़ यार इसको शेयर, सब्सक्राइब और जितने लोगों को आप वीडियो दिखा सकते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता ऐसा अभी कोई भी ऐसी वीडियो है जिसमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। और प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।